गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में 28, 29 और 30 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मध्य गिफ्ट सिटी में किसकी स्थापना करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है मित्रों बी, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र। तो हाल ही में मित्रों हमारे गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर के हम बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ पे मित्रों गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मध्य गिफ्ट सिटी में मित्रों यह स्थापना करने के लिए एक एमओयू जो है वो हाल ही में जो है वो साइन किया गया है। ओके, और किसकी स्थापना की है? तो मित्रों गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो ये गांधीनगर में जो स्थित गिफ्ट सिटी है वहाँ पे मित्रों गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा स्थापित किया जाएगा और यह मित्रों मैरीटाइम क्लस्टर का ही एक भाग होगा। अब गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र के बारे में बात करें तो ये कार्य क्या करती है? तो मित्रों समुद्री और शिपिंग क्षेत्र के संबंधित विवादों में मध्यस्थता के कार्यवाही का प्रबंधन करने हेतु देश में वह अपनी तरह का यह पहला केंद्र है जो मित्रों समुद्री और शिपिंग के रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं उन सब पर यह कार्यवाही करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। और हाँ मित्रों, भारत में गुजरात के भावनगर में अलंग में बात करें तो कहते कि शिप ब्रेकिंग यार्ड भी वहाँ पे आया हुआ है। ओके, तो यह बात याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का हम बात करें तो सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ओके, दूसरे नंबर पे मित्रों चाइना का है शिप ब्रेकिंग यार्ड। पहले नंबर पे दुनिया का हम बात करें तो हमारे इंडिया में गुजरात के भावनगर शहर में है अलंग नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो है वो शिप ब्रेकिंग यार्ड आया है और उसे अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के तौर पे जाना जाता है और वह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत ही कार्य करता है। ओके, अब गुजरात में यह स्थापित किया जाएगा तो मित्रों गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे मित्रों गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत प्रेजेंट टाइम पे मित्रों गुजरात के गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त हो गया है? तो इसका आंसर है DILO। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में मित्रों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नर बॉडी में अध्यक्षता के रूप में भारत का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया। भारत को कार्यकाल कब मिला था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में? तो मित्रों अक्टूबर 2020 को भारत की अध्यक्षता मिली थी, जो इस साल मित्रों जून 2021 में वो समाप्त हो गया। ओके, अब ILO, तो मित्रों ILO के बारे में बात करें तो ILO मित्रों ये एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस के लिए एक एजेंसी के रूप में ये कार्य की गई थी। उसके बाद मित्रों इसके बारे में हम बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र की पहली ऐसी विशिष्ट एजेंसी जो है वो बन चुकी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मजदूरों के लिए कार्य करती है। ओके, और भारत के बारे में बात करें तो भारत ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इस साल जो भारत को मित्रों अध्यक्षता मिली थी वो 35 साल के बाद मिली थी। ओके, तो याद रखना कितने साल के बाद मिली थी? तो 35 साल के बाद मिली थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
किसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए इनकार कर दिया है? तो मित्रों इसका आंसर है ए, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हाल ही में मित्रों फिर से पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मित्रों फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल किया जाता है? तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए और टेरर फंडिंग को करने में मित्रों पाकिस्तान जो है वो टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहा है। और पाकिस्तान आप सब जानते ही होंगे कि टेरर को बहुत ही ज़्यादा फंड देती है, उनको अपने देश में संग्रह देती है। तो इन सब के लिए मित्रों पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और हाल ही में मित्रों दूसरा एक कंट्री है जिसे FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस को भी मित्रों FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, पाकिस्तान के बारे में हम बात करें तो FATF के अनुसार पाकिस्तान जो है वो 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के जो प्रमुख है मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए गए आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्य करने में वो विफल रही है। उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, उन लोगों को फंड प्रोवाइड कर रही है, उनको अपने देश में जगह दे रही है। तो उन सब के लिए मित्रों FATF ने उनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF के बारे में हम बात करें तो FATF की स्थापना सन 1989 को G7 कंट्रीज के द्वारा पेरिस में आयोजित एक बैठक में हुई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? पेरिस में आयोजित किया गया। ओके, और इसका सचिवालय पेरिस में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट मुख्यालय में स्थित है। ओके, FATF क्या करती है? तो ये एक नीति निर्मातक निकाय है जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विधायी एवं नियामक जो सुधार होते हैं उन करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए कार्य करती है। और बात करें तो सभी कंट्रीज में मित्रों जो है वो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, टेरर फंडिंग के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए, टेरर फंडिंग के खिलाफ सभी देशों को सपोर्ट करने के लिए मित्रों FATF जो है वो कार्य करती है। इसीलिए उसका मित्रों नाम दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब पाकिस्तान को इसको शामिल किया गया है। तो मित्रों पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है। और पाकिस्तान के मित्रों प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो RF अलवी प्रेजेंट टाइम पे मित्रों पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। ओके, और हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी जो इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जब भारत और पाकिस्तान की मित्रों हम बात करें तो पार्टिसिपेशन हुआ था, तब उस पार्टिसिपेशन में एक ब्रिटिश अधिकारी थे रेड क्लिफ, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेखाएं खींची थी और इसलिए उनके नाम पर मित्रों भारत और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चाइना की बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। ओके, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसको भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है? तो इसका आंसर है मित्रों ए, प्रोजेक्ट सीबर्ड। तो हाल ही में प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है मित्रों भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना के बारे में हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जो पश्चिमी तट है उस पर कारावार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना है। इस परियोजना को पूरा होने के बाद कारावार नौसैनिक जो अड्डा है पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा और स्विच जो नहर है उसके पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा भी यह बन जाएगा। ओके, और इसीलिए हाल ही में यह जो नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है मित्रों प्रोजेक्ट क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट सीबर्ड नाम है। ओके, और प्रेजेंट टाइम पे मित्रों हमारे नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह मित्रों प्रेजेंट टाइम पे हमारे नौसेना के अध्यक्ष हैं। ओके, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा कितनी सूची की जारी की गई है? किस सूची को जारी किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा? तो इसका आंसर है मित्रों सी, भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020। तो हाल ही में मित्रों भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 जारी किया गया और इसमें नंबर 1 पर है मित्रों इंदौर।
याद रखना इंदौर नंबर 1 पर है और गुजरात का सूरत शहर भी मित्रों इसमें नंबर 1 पर है। इंदौर और सूरत ये दोनों भारत के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी के तौर पे उभर के आए। और राज्य की बात करें मित्रों तो भारत में राज्य की स्मार्ट सिटी का राज्य के बारे में बात करें तो राज्य के तौर पर मित्रों उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर रहा है। ओके, तो याद रखना इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। और केंद्रीय आवास एवं जो शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की सूची जारी किया गया है। और इस पुरस्कार की घोषणा जो है मित्रों वो शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु की गई थी। और केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार की जो 3 पहल है उनके 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी इसकी जो है वो आयोजित किया गया था। ओके, इनमें 3 थे, एक प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, अटल नवीनीकरण एंड शहरी परिवर्तन मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है जिसमें हमारे देश में मित्रों इंदौर और सूरत ये दोनों नंबर 1 पर है सिटी में। और हम राज्य के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है मित्रों डी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो हाल ही में मित्रों प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 25 जून 2015 को मित्रों इसकी शुरुआत की गई थी। और किस मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी मित्रों? तो आवास एवं शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय के अंतर्गत द्वारा यह मिशन शुरू किया गया था। और 2020 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना जो है वो इस मिशन के तौर पे ली गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शराबबंदी से संबंधित किसको इसके लागू होने के 7 दशक से अधिक समय के बाद गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी? तो इसका आंसर है मित्रों ए, गुजरात निषेध अधिनियम 1949। तो हाल ही में गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 में तो पिछले 7 दशक यानी कि 70 साल के बाद हाल ही में जो गुजरात में दारूबंदी की गई है। आप सब जानती होंगे कि गुजरात में और बिहार में यहाँ मित्रों दारू की पाबंदी है। आप खुले में दारू नहीं बेच सकते, खुले में दारू पी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है ओके दारू पे। तो हाल ही में गुजरात में एक पर्सन होगा, एक लड़का, अब एक समझ सकते हैं कि भाई एक पर्सन है, उन्होंने मित्रों गुजरात हाईकोर्ट में एक रीट जो है वो दाखिल की। और ये पिटीशन किसके अंतर्गत थी? तो उन्होंने बताया कि भाई सभी राज्यों में दारू पे कोई भी ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो गुजरात में क्यों लगाया गया। और उन्होंने बताया कि गुजरात में हम बात करें तो कैसे कि हम हमारे खाने का और पीने का हमारा अधिकार है, हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। तो उस कारण उस बीज पर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात में जो दारूबंदी है उसके अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है कि गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। ओके, तो हाल ही में मित्रों याद रखना गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के खिलाफ जो है वो लगाया गया है और यह पिटीशन दाखिल की गई है। ओके, और हम बात करें तो नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के पूर्ण निषेध से संबंधित कानूनों के सुधार करने के लिए तत्कालीन बॉम्बे प्रांत द्वारा बॉम्बे निषेध अधिनियम 1949 लागू किया गया। मित्रों यह अधिनियम 1949 को लागू किया था और 1960 में जब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग हुए तब गुजरात ने मित्रों अलग से अपना गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 बना दिया था और महाराष्ट्र ने भी अपना अलग जो है वो प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके 4 जिलों को अफ्रीकी स्वाइन फीवर का केंद्र घोषित किया गया? तो इसका आंसर है सी, मिजोरम। तो हाल ही में मित्रों मिजोरम के 4 जिलों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है वो देखा गया। ओके, इसके बारे में हम बात करें तो 2020 में अफ्रीकी जो स्वाइन फीवर है वो पहली बार मित्रों हमारे देश में मणिपुर में इसका पहला केस जो है वो दर्ज किया गया था और इस बीमारी से संबंधित कई ऐसे मामले जो है वो सामने नहीं आए उसके बाद।
राज्य के जो पशु चिकित्सक विभाग है उसके जो अधिकारी होते हैं उन्होंने सुअरों के अवैध आयात से राज्य में संक्रमण फैलने का संदेह व्यक्त किया था और इसलिए उन्होंने तब मित्रों क्या किया था कि सुअरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब फिर से मित्रों अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो देखा गया है मिजोरम राज्यों में, ये फिर से देखा गया है। मित्रों यह अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है वो पशु और घरेलू एवं जंगली सुअरों से वो संक्रमित करता है। ओके, यह मित्रों अफ्रीकी जो स्वाइन फीवर है वो ज़्यादातर हम बात करें तो पशुओं में ही देखा जाता है। इंसानों में ये बहुत ही कम जो है वो असर होता है, इंसानों में ज़्यादातर ये नहीं दिखाई देता, पर कई बार क्या होता है कि ये इंसानों में भी दिखाई देता है। पहली बार मित्रों 1920 के आसपास अफ्रीका में ये देखा गया था। उसके बाद बात करें तो इस रोग में मित्रों 100 से भी ज़्यादा लोग जो है वो इसमें जो पर्सन की मृत्यु होती है वो 100% के करीब होती है और इस बुखार का कोई इलाज नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं निकली है, इसकी कोई दवा भी नहीं है, क्योंकि यह फीवर जो है वो ज़्यादातर प्राणियों में दिखा जाता है, इंसानों में ये फीवर जो है वो दिखता नहीं है और इसीलिए मित्रों इसकी कोई दवा या इसकी कोई रसी जो है वो बनाई गई नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ निगरानी समझौते को समाप्त हो गया है? तो इसका आंसर है मित्रों ईरान। तो हाल ही में मित्रों ईरान ने जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके साथ जो निगरानी समझौता था वो समाप्त कर दिया था। ओके, तो हाल ही में हम बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ मित्रों ईरान ने कोलैबोरेशन किया था, भागीदारी की थी। ओके, और वो समझौता अब जो है वो एग्रीमेंट जो किया था वो अब समाप्त हो गया था। ये एग्रीमेंट किस लिए था? तो मित्रों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो परमाणु हथियार होते हैं उनका कम उत्पादन हो सके और कोई भी देश जो है वो एक दूसरे पर परमाणु हथियार का उपयोग ना करे, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी परमाणु हथियार का उपयोग ना हो, इसीलिए मित्रों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई थी। और उसके टाइम मित्रों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ईरान ने क्या किया था? समझौता किया था कि भाई हम परमाणु हथियार जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हमारे निजी कारण सर हमारे देश के उपयोग के लिए करेंगे, दूसरे देश में फोड़ने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब ये समझौता जो किया था उसका कार्यकाल अब समाप्त हो गया और अब ईरान जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ जो है वो फिर से समझौता नहीं करेगा। ओके, 3 महीने का ये समझौता था। पिछले साल हम बात करें तो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मित्रों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनका नियमों का उल्लंघन किया था, उनके साथ जो ट्रीटी हुई थी वो भी उन्होंने तोड़ दी थी। ओके, और इसीलिए मित्रों ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हम कैसे के भाई मुठभेड़ जो है वो हो चुकी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके द्वारा लघु एवं मध्य आकार की कंपनियों के लिए कारोबार और ऋण सीमा का विस्तार किया गया। तो इसका आंसर है मित्रों ए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। तो हाल ही में मित्रों स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनीज है उनके लिए कारोबार और ऋण सीमा का विस्तार किया गया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा छोटी और मझोली जो कंपनियां होती हैं उनके कारोबारी सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 250 करोड़ रुपए कर दिया गया और ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक का उन्होंने कर दिया। छोटी फर्म के लिए विनियामक फाइलिंग की जटिलता को कम करने के लिए एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम जो कंपनीज होती है उनको कंपनी के नियमों के अंतर्गत कई ऐसी छूट का लाभ भी उठाने के उन्होंने मंजूरी दे दी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके शोधकर्ताओं के द्वारा एक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया गया है? तो इसका आंसर है मित्रों डी, चाइना। तो हाल ही में मित्रों चाइना के जो साइंटिस्ट है उन्होंने यह बताया कि हमने एक प्राचीन मानव खोपड़ी की जो खोज की है वो उन्होंने कर ली है और उन्होंने यह बताया कि यह मानव खोपड़ी जो है वो पूरी तरह से मनुष्यों की एक नई प्रजाति के संबंधित हो सकती है। ये कहाँ पे पाई गई है? तो मित्रों ये चाइना के हार्बिन नाम के शहर में यह पाई गई है। इसे ड्रैगन मैन के नाम दिया गया है। चाइना के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है? ड्रैगन मैन नाम दिया गया है। और चीन के जो हेलोंग जियांग नाम का जो प्रांत है उसमें लॉन्ग जियांग या ड्रैगन नदी से वो नाम जो है वो लिया गया है। ओके,
और ये मानव खोपड़ी है किस साल पुरानी बताई गई है, तो ये मानव खोपड़ी 1,46,000 साल पुरानी बताई गई है, कि आज से 1,00,000 वर्ष पूर्व मित्रों यह मानव खोपड़ी जो है वो बताई गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में संकट मुक्त श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर है मित्रों बी, भारतीय मॉनिटर। तो हाल ही में मित्रों भारतीय मॉनिटर को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में संकट मुक्त श्रेणी के तहत उसको सूचीबद्ध किया गया। इसमें क्यों किया गया? तो मॉनिटर जो है मित्रों वो छिपकली अथवा तो गोह नाम के एक प्रायः मांसाहारी और गैर विषैले होते हैं। इसके लिए मित्रों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची इसके लिए बनाई गई है, किंतु इसके मांस, रक्त और तेल के लिए लगातार इसका शिकार किया जा रहा है, और इसीलिए मित्रों उनको क्या लिया गया है कि लिस्ट कंसर्न के तौर पे उनको सूचीबद्ध किया गया है कि भारत में जो मॉनिटर जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है। मॉनिटर नाम मतलब कि एक छिपकली होती है, वह छिपकली अब भारत को रेड लिस्ट में डाला गया है, IUCN की रेड लिस्ट में उनको डाला गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जन्म जयंती कब मनाई गई है? तो इसका आंसर है सी, 27 जून। तो हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आप सब जानते ही होंगे मित्रों, वंदे मातरम गीत उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, और उन्होंने ये वंदे मातरम गीत जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है, और वहाँ कहाँ से लिया गया था? तो उनकी एक पुस्तक है मित्रों, उपन्यास है आनंद मठ, उनमें से ये जो है वो लिया गया था। और उनका पहला बंगाली उपन्यास वर्ष 1865 में प्रकाशित दुर्गेश नंदिनी है। ओके, और उन्होंने मित्रों बात करें तो 1866 में कपाल कुंडला, 1869 में मृणालिनी, 1873 में वृषवृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर, 1877 में मित्रों रजनी, 1881 में राज सिन्हा और 1884 में देवी चौधरी जैसे कई ऐसे मित्रों प्रसिद्ध हम बात करें तो उपन्यासों की उन्होंने रचना की है। ओके, तो आप सब जानते ही होगा कि हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की मित्रों जो है वो जन्म जयंती मनाई गई है, और वे एक मित्रों बंगाली कवि और लेखक भी रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के द्वारा भारत की जो है वो मित्रों के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बनाया गया है। तो के वेणुगोपाल भारत में किस पोजीशन पर है? तो इसका आंसर है मित्रों ए, अटॉर्नी जनरल। तो हाल ही में मित्रों हमारे जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले साल 2020 में मित्रों उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, वहां पर भी मित्रों उनका एक कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, और इस साल फिर से मित्रों उनका एक कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अब वो 2022 तक वो भारत के अटॉर्नी जनरल के तौर पे रहेंगे। ओके, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 76 के तौर पे मित्रों प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल मित्रों हमारे देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। राज्य में मित्रों एडवोकेट जनरल होते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। और मित्रों सेंट्रल में हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल को कहीं पर भी, यानी कि लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन पर वो भाग ले सकते हैं। बराबर, उनको मत देने का अधिकार नहीं होता, बट हाँ सभी मीटिंग में वो भाग ले सकते हैं, अपना व्यू जो है वो दे सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद सरकार के द्वारा कितने लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 6.28। तो इसका आंसर है मित्रों डी, 6.28 लाख करोड़ रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है उसकी घोषणा की गई है। तो हाल ही में मित्रों हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हाल ही में कोविड-19 की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद राहत पैकेज के तौर पे 6.28 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रदान की गई है। ओके, ताकि क्या हो सके, हमारी इकोनॉमी को वो बूस्ट कर सके। इसीलिए चलते हैं मित्रों, आगे हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट है मित्रों,
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो मित्रों बात करें हाल ही में तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मित्रों 26 जून को जो है वो मनाया गया। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मित्रों ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है, ताकि क्या हो सके कि जितने भी नस्ली दवा उनका दुरुपयोग रोका जा सके और अवैध तस्करी को रोका जा सके और उनके खिलाफ जागरूकता ला सके। इसीलिए मित्रों 26 जून को नशीली दवाओं के खिलाफ दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इस साल 2021 की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स। ओके, चलते हैं मित्रों आगे। नेक्स्ट, सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे। तो हाल ही में मित्रों 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे जो है वो मनाया गया। ये डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जून जो है मित्रों वो हमारे जो सांख्यिकी महान युवा व्यक्ति जो है मित्रों जिनका नाम है पीसी महालनोबिस, उनके जन्मदिन पर जो है वो ये मनाया जाता है। और इस साल 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो इस साल की थीम रखी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2। इसमें भूखमरी उन्मूलन, राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण हासिल करना और खेती को प्रोत्साहन देना। तो इस साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की यह थीम रखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट, अमेरिका का डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट्स एक्ट। तो हाल ही में हम बात करें तो अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट्स एक्ट 1998 का मित्रों उल्लंघन के लिए कथित रूप से एक नोटिस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री उनके ट्विटर अकाउंट के 1 घंटे के लिए उनको लॉक कर दिया गया था। तो हाल ही में आप सब जानते होंगे कि ये जो है मित्रों बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो हाल ही में मित्रों ट्विटर ने क्या किया था? तो हमारे जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उनका मित्रों ट्विटर अकाउंट जो है वो 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया और इसीलिए मित्रों जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्ला बल्ला हो गया था। अब उनका ट्विटर अकाउंट क्यों जो है वो बात करें तो सस्पेंड किया गया था? तो ट्विटर ने यह बताया कि जो रविशंकर जी प्रसाद जी है उनका डिजिटल मोनेटाइजेशन कॉपीराइट एक्ट के तौर पे अमेरिका के ये कानून है और उनके तौर पर उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड किया गया था। अब ये एक्ट क्या कहता है? तो यह एक्ट ऐसा है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति की चैट को यानी कि अन्य व्यक्ति ने जो ट्वीट किया है वो सेम ट्वीट आप अपने में नहीं चिपका सकते। यानी कि रविशंकर प्रसाद ने क्या किया था कि किसी और को ट्वीट को अपने ट्वीट में जो है वो बता दिया था और इसीलिए मित्रों ट्विटर ने ये कहा कि भाई हमारे कानून के खिलाफ है, हमारे नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए उनका जो है वो सस्पेंड किया गया था। और आप सब जानते हो कि अमेरिका और इंडिया का कानून कितना अलग है और इसीलिए मित्रों हाल ही में ये हल्ला बल्ला मच गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमने मित्रों इस वीडियो में 28, 29 और 30 जून के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस करे। अगर मित्रों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हाँ मित्रों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना ताकि उनको भी ये अच्छी न्यूज़ जो है वो मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।